So hello everyone, welcome to Focal IS once again. And in this video we'll discuss the economic survey जो कि कल आया है 29th को. जनरली आता है 31st को, बट इस बार 2 दिन पहले आ गया है ना. तो we'll discuss economic survey in this video and this survey discussion will be crisp, right? तो बहुत शॉर्ट होने वाला है, बहुत लेंदी नहीं रखेंगे इसको. एंड रीजन बीइंग क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें तो विल कवर 2 एग्जाम्स ना, कि कहाँ पे इंपॉर्टेंस है इसका. तो एक तो यूपीएससी ले लीजिए, अदर इज स्टेट पीएससी. तो यूपीएससी में अगर पिछले सालों का ट्रेंड देखें तो जो आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा महत्ता नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. एक आध क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो नहीं भी आता है, ठीक है. वेयर एज इन स्टेट पीएससी यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में. मेंस में चाहे वो स्टेट पीएससी हो चाहे वो आपका यूपीएससी हो, दोनों जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, राइट. तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी की जो हेल्थ की बताता है ये डॉक्यूमेंट पूरा, की आपके इकोनॉमी का हेल्थ क्या है वो करता है. तो आपका जीएस पेपर 3, स्पेशली ज्यादातर स्टेट पीसीएस ने यूपीएससी पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं, तो जीएस पेपर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आंसर्स को ड्राफ्ट करने के लिए, ठीक है. तो मेंस में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बट प्रीलिम्स में स्टेट पीएससी में है, यूपीएससी में नहीं. अनदर अनाउंसमेंट कि आज जो शाम को 7:30 बजे आप लोगों की बेसिकली जो उत्तराखंड फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो क्लासेस थी हिस्ट्री की चल रही है, आज वो क्लास नहीं रहेगी. इंस्टेड यू विल गेट दिस इकोनॉमिक सर्वे, और ये जो है प्री रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिलेगी, ठीक है. तो आप लोगों को लाइव क्लास भी नहीं मिलेगी, और ये सबके लिए फ्री है, राइट. और कल जो है जो आपका 2025 का उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ है, ठीक है, और लोअर पीसीएस अपर पीसीएस दोनों का हम पेपर डिस्कशन करेंगे. तो इस तरह से आप लोगों का ये 2 क्लासेस एक्स्ट्रा मिल रही हैं. नॉट एक्स्ट्रा, जस्ट कि मैं इसको कवर अप करना चाह रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है. और आगे भी हम जब उत्तराखंड का सर्वे पढ़ेंगे, उत्तराखंड का बजट पढ़ेंगे, उसके लिए भी एक बेस रिक्वायर्ड है, ठीक है. तो इकोनॉमिक सर्वे भी इंपॉर्टेंट है, बजट भी आएगा, बजट भी इंपॉर्टेंट है. तो विल डिस्कस बोथ ऑफ दोस डॉक्यूमेंट्स. साथ में आप लोगों को पीवाईक्यू में करवाते चलूंगा बीच बीच में. तो कल आपकी पीवाईक्यू क्लास है जो कि शाम को 7:30 बजे ही होगी, जिसमें उत्तराखंड में अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस 2025 वाला जो लेटेस्ट एग्जाम है 300 क्वेश्चन के आसपास है, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर वाला नहीं होगा. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल डिस्कस कल, है ना. तो कल आप लोग 7:30 बजे लाइव रहिएगा, लाइव ही डिस्कशन हम लोग वो करेंगे. स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन सबसे पहला होना चाहिए, है ना, कि इकोनॉमिक सर्वे आखिर है क्या. तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, यानी ये खत्म होने वाला है. अभी फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा, है ना. एफवाई ये खत्म हो रहा है 1 अप्रैल को, यानी 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल तक खत्म होगा. तो ये 1 साल है ना. लेकिन ये आ जा रहा है हमारा जनवरी लास्ट में ही. तो हम जनवरी लास्ट तक ही, यानी पिछली जनवरी से इस जनवरी तक कंट्री की जो भी फाइनेंशियल हालत रही है, हमने कैसा प्रदर्शन किया है ना, वो सारी चीजों का लेखा जोखा, है ना, सारा रिकॉर्ड, है ना, ये सारा कुछ इस आपका इकोनॉमिक सर्वे में दर्ज होता है. तो इकोनॉमिक सर्वे एक डिटेल एनालिसिस होता है पूरे 1 साल का, जो इकोनॉमिकल हैपनिंग्स हैं ऑफ कंट्री, उन सब का. और बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट, है ना, इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड ऑन दिस सर्वे आपके अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक अनुमान प्रस्तुत किया जाता है, एस्टिमेट, है ना. तो एस्टिमेट, बजट क्या है? बजट इज एन एस्टिमेट, एस्टिमेशन है ना. अगले साल के लिए एक एस्टिमेट प्रस्तुत किया जाता है जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल एस्टिमेट कहते हैं, बजट कहते हैं. तो वो आपका जो बजट आएगा वो इसी एस्टिमेट पे बेस्ड होगा, अगले साल का एस्टिमेशन, राइट. तो ये है आपका इकोनॉमिक सर्वे. बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का कुछ और पॉइंट्स जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहले कि ये इकोनॉमिक सर्वे जो है बनाता कौन है ना, कौन बनाता है इकोनॉमिक सर्वे? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक डिवीजन होता है ना. फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक इकोनॉमिक डिवीजन होता है. अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री देयर इज एन इकोनॉमिक डिवीजन जिसको चेयर करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है. तो यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंतर्गत ये इकोनॉमिक डिवीजन इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है. फाइनली ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस रिपोर्ट को फाइनेंस मिनिस्टर को सौंपते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर इस रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा
के सामने प्रस्तुत करती है, यानी प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये पूछ सकता है आपको एमसीक्यू में कि इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बैकिंग है कि नहीं, स्टैट्यूटरी बैकिंग है कि नहीं ये आपके जो इकोनॉमिक सर्वे के लिए कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है, तो आंसर इज नो। इसका ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं तो आपके स्टैट्यूट में कहीं पे मेंशन नहीं है, ठीक है, तो इसको कहीं पे से बैकिंग नहीं है। वेयर एज अगर हम बजट की बात करें तो बजट के नाम से नहीं, लेकिन एक नाम आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र हमको मिलता है, मेंशन मिलता है ना, अंडर आर्टिकल 112। क्लियर है? तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में देयर इज एन ह्यूज डिफरेंस कि इकोनॉमिक सर्वे का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, वेयर एज बजट के लिए देयर इज स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है ना। तो इतना क्लियर हो गया। सबसे पहली बार ये जब प्रस्तुत किया गया इकोनॉमिक सर्वे तो कब प्रेजेंट किया गया, तो फर्स्ट इट वाज प्रेजेंटेड इन 1951 है ना, 1951 में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया। और ये कितने डॉक्यूमेंट्स में आता था, तो 2 सेट में ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता था, सेट A एंड B, है ना, सेट A एंड B। और ये किसके साथ आता था, तो बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, अलग नहीं प्रस्तुत किया जाता, अलॉन्ग विद बजट आता था हमेशा से 1951 से। और ये बजट के साथ आया कब तक, 1964 तक, है ना, 1964 तक। 64 के बाद ये दोनों अलग अलग हो गए, बजट अलग प्रस्तुत किया जाने लगा, इकोनॉमिक सर्वे अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। फिर आप देखोगे कि 2014 के बाद से इसको फिर से मर्ज कर दिया गया है। तो इतनी जो है ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपकी है अबाउट योर इकोनॉमिक सर्वे। अब बात करते हैं दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि अब तक जो है ना जैसी भी पॉलिसीज हमारी आती रही हूं, लेकिन अभी ना हमको एक एज एन कंट्री है ना कैसा सोचना चाहिए। तो हमको कंट्री पॉलिसी मेकिंग करते समय हमारा जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह से होना चाहिए, एक बिजनेसमैन की तरह से होना चाहिए। बिजनेसमैन कुछ अपना धंधा स्टार्ट करता है तो ही एनालाइज लॉट ऑफ थिंग्स ना, कि अगर वो रिस्क फैक्टर को सबसे पहले ध्यान में रखता है कि अगर रिस्क फैक्टर है तो उस रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं आगे की पॉलिसीज को ड्राफ्ट करूंगा। तो यही इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया कि इफ देयर इज रिस्क, है ना, तो हमको इसको कंसीडर करना पड़ेगा कि हाँ रिस्क है, और हमारी जो पॉलिसीज हैं वो उसी हिसाब से अलाइंड होनी चाहिए इस रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि रिस्क तो है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि देयर इज एन ग्लोबल शिफ्ट इन पॉलिसी, ठीक है, दैट पॉलिसी इज नाउ शेप्ड बाय सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन, नॉट जस्ट एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी के बेस पे सिर्फ पॉलिसीज नहीं शिफ्ट होनी चाहिए, बल्कि सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो हमने देखा है कि क्या क्या कंडीशन चल रही हैं, चाहे टैरिफ वॉर ले लो, यूएस और चाइना का, यूएस और इंडिया का टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं, तो देयर इज इमेंस अनसर्टेनिटी, है ना। जियोपॉलिटिकल इश्यूज देख लो आप लोग, नंबर ऑफ है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो बहुत से अनसर्टेनिटीज हैं। और ये कहीं ना कहीं पूरे ट्रेड में जो है आप देखो कि 2008 का अगर यहां देखो तो ये अनसर्टेनिटी को दर्शाता है कि हाँ ये जो है अनसर्टेनिटी है। लेकिन यहां पे देखो कि आप यहाँ 2025 में अनसर्टेनिटी का लेवल कितना दिखाया जा रहा है, कि इसमें कह रहे हैं कि इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। एनर्जी और फाइनेंस का वेपनाइजेशन किया जा रहा है। कैसे एनर्जी और फाइनेंस का वेपनाइजेशन हो रहा है, तो जो एनर्जी है, मान लो आपको क्रूड ऑयल लेना है, किससे ले रहे हो आप, रशिया से ले रहे हो, है ना, रशिया से हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं। अमेरिका हमको धमका रहा है कि अगर आपने रशिया से क्रूड ऑयल लिया तो हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे या टैरिफ इंपोज कर देंगे अदर प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो ये वेपनाइजेशन ही है ना उसका, ठीक है। एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन टेक्नोलॉजी, स्केप्टिज्म अबाउट फ्री ट्रेड, यही दूसरा एग्जांपल ले लो कि एक कंट्री ब्राजील है ना, ब्राजील है, और एक कंट्री इंडिया है, एंड
इंडिया और ब्राजील इज अबाउट टू साइन एन एफटीए, एक एफटीए साइन करने जा रहे हैं, लेकिन ब्राजील को धमकी आती है यूएसए को कि अगर आपने इंडिया से एफटीए साइन किया तो आपको जो ये 10% जो है ट्रेड रिलैक्सेशन मिलता है फला फला प्रोडक्ट पे, ये हम बंद कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है ब्राजील के मन में एक स्केप्टिज्म रहेगा कि हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही है, बाकी क्रिटिकल मिनरल वगैरह सारी चीजों पे है। तो आप वर्ल्ड वाइड देखोगे कि जो प्राइमरी बैलेंस है ना, एज एन परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो डिट्रिएट कर रहा है, गिर रहा है। प्राइमरी बैलेंस होता क्या है, तो गवर्नमेंट की जो टोटल रेवेन्यू है ना, टोटल रिसीट है, ठीक है, वो जो है उसमें से नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है ना, नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो इन सिंपल टर्म टोटल रिसीट, जो किसी सरकार की टोटल प्राप्तियां जो रिसीट्स हैं, है ना, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जितना खर्चा हो रहा है इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट, है ना, ये आपका प्राइमरी बैलेंस है ना, प्राइमरी बैलेंस है। तो प्राइमरी बैलेंस वर्ल्ड वाइड देखोगे कि हर जगह पे ये नेगेटिव ग्राफ है, नीचे की तरफ माइनस में है। तो यूके का देख लो, यूएसए का देख लो, हम 2025 का ही देखते हैं, ठीक है, -2% पे है, यहाँ पे 4% पे है, ठीक है, यहां आप देख लो, यहां भी है, यहां भी है। लेकिन ये दो कंट्रीज आप देखोगे कि ये इटली और इंडिया कहीं ना कहीं एक स्टेबल कंडीशन में हमको देखने को मिल रहे हैं। वही हाल है सॉवरेन यील्ड्स की, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड ये बढ़ रही हैं, राइज कर रही हैं। तो सॉवरेन यील्ड होता क्या है, तो इट इज एन एनुअल इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट पेड टू इट्स इन्वेस्टर्स ऑन डेब्ट सिक्योरिटीज। तो वो जो डेट सिक्योरिटीज खरीदते हैं लाइक बॉन्ड्स वगैरह, तो इन पे गवर्नमेंट जो एनुअल इंटरेस्ट रेट देती है वो है आपका क्या, सॉवरेन यील्ड, टू फंड पब्लिक स्पेंडिंग, ठीक है, टू फंड पब्लिक स्पेंडिंग। तो ये हर जगह इसका जो लेवल है, शेयर है, बढ़ता जा रहा है, यानी गवर्नमेंट पे ज्यादा कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट पे ज्यादा कर रही है। लेकिन इंडिया में ये भी स्टेबल कंडीशन में है, ये ध्यान में रखेंगे, है ना, ये भी ध्यान में रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं जो सबसे अहम पॉइंट्स है। बहुत ज्यादा प्रीलिम्स में हमको नहीं पूछा जाएगा इस पे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि अभी ये इकोनॉमिक सर्वे है, इसने जो हमारे लिए ये बताया है कि रियल जीडीपी ग्रोथ जो प्रोजेक्ट किया गया है, कि कह रहे हैं कि हम 7% के आसपास तो हमने अचीव किया ही है ना, 7% के आसपास। लेकिन FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 में, FY 2027 में ये आपका सर्वे बोल रहा है कि हमारा जो रियल जीडीपी ग्रोथ होगा, है ना, वो 6.8 से लेके 7.2% के बीच में रहेगा। यहां पे देखिए कि दिस इज 6.8 टू 7.2, है ना, 7.2 इसके बीच में रहेगा। अब यहाँ पे इस तरह का एस्टिमेशन है, यानी एक लंबा ब्रैकेट ले रहे हैं 6.8 टू 7.2, यानी ये इतना अनसर्टेन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज अभी मैंने बात कहा कि ये रिस्क फैक्टर को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये कितने कॉन्फिडेंट क्यों है कि 6.8 टू 7.2% रहेगा ही रहेगा, अभी उसकी बात आगे करते हैं। पिछले साल कितना रहा है, ये आप देखिए कि ये 7% के आसपास रहा है ना, 7% के आसपास रहा है ना, 7% ये यहां पे, ठीक। अब ये ऐसा कह क्यों रहे हैं कितना रहेगा, अच्छा ये तो रहा इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। नॉमिनल जीडीपी है 357.1 लाख करोड़, है ना। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ क्या है, नॉमिनल जीडीपी, एनजीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो एस्टिमेटेड है, ये कह रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी 357.1 लाख करोड़ होगा, 1 लाख सीआर होगा, है ना। ये दोनों डेटा याद रखेंगे कि हमने रियल जीडीपी जो बताई है 6.8 टू 7.2 के बीच में रहने का अनुमान बताया है इन FY 2027, है ना, FY 2027। वहीं पे नॉमिनल जीडीपी 357.1 लाख करोड़ बताया है 2027 के लिए, ये याद रखना। वहीं पे अगर बात करी, ये तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने बताया, लेकिन आपका IMF जो है, IMF ने क्या प्रोजेक्शन बताया है, तो IMF भी इसी के आसपास का बता रहा है। ये कह रहा है कि 6.8 के आसपास जो है, 6.8 के पास इंडिया की ग्रोथ रहेगी,
ठीक है, 6.8 के पास इंडिया की ग्रोथ रहेगी। अब इसमें इंडिया ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वर्ल्ड वाइड देखो कि जो है आप एक्सपोर्ट तो कर नहीं पा रहे हो, है ना, एक्सपोर्ट तो डेट्रियोट हो रहा है, नंबर ऑफ ये लग रहे हैं कि, और हो भी सकता है कि आगे भाई वो, ये तो एस्टिमेशन है ना, हम 2027 के लिए बता रहे हैं, क्या जाने कौन सी कंट्री से कब क्या हो जाए, है ना, हो सकता है हमारे स्पोर्ट्स पे बैन हो जाए, कहां से सैंक्शन लग जाए, कहां पे टैरिफ लग जाए, है ना, तो ये सारी चीजें हैं, सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रख के अगर हम देखें तो हम ये कह नहीं सकते कि 6.8, है ना, 6.8 टू 7.2 रहेगा ही रहेगा, है ना, लेकिन हम कह कैसे रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट ठीक है बंद हो जाएगा, समझ रहे हो, लेकिन हमारा प्राइवेट कंजम्पशन जो है ना, हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो ही बहुत ज्यादा है, कितना है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 61.5% हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो हमारी 30% के आसपास है, तो इससे ये इतना बड़ा नंबर है कि हम ये कह रहे हैं कि इतना तो ग्रोथ 6.8 टू 7.2% तो रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हो, तो ये भी याद रखना कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन हमारा बहुत ज्यादा है ना, जो देखिए यहाँ पे 61.5% हम एस्टिमेट कर रहे हैं 2026 के लिए, मतलब बताया है 61.5, और इन्वेस्टमेंट भी हमारा ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब बोल रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इन रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, यहाँ पे भी देखो कि वहां तो हमने जीडीपी के हिसाब से बात कर ली कि जीडीपी इतना रहेगी हमारी, है ना, ये रहेगा हमारा टोटल जो है रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8 टू 7.2%, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर अनुमान हमारा जीवीए का होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का। अब जीवीए कैसे बेहतर अनुमान है, तो अब समझिए, यहाँ पे रखिए, पहले मैं जीवीए समझ लेते हैं। तो जीडीपी क्या है, अभी पहले जीवीए को समझिए। लेट से कि एक जो है ब्रेड है ना, ब्रेड बनाने में एक कंट्री को टोटल वो ले लीजिए कि कोई एक पिज्जा ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, पिज्जा बनाने में जो टोटल लागत है वो कितना आ रही है, कि तो कह रहे हैं कि लागत 60 रुपए आ रही है। अब इसको जब सेल किया जा रहा है तो मार्केट प्राइस पे 40 रुपया रख के हम 100 रुपए में बेच रहे हैं, है ना, 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो जीवीए कितना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो 40 रुपया है, जो इसमें वैल्यू ऐड की जा रही है टोटल लागत के बाद में, तो ये 40 रुपए जो है वो जीवीए हुआ, है ना। अब जीडीपी क्या होगा कि ये 60 रुपए का रॉ मटेरियल लगा है, प्लस 40 रुपए ये इधर से लगा दिया, प्लस 5% टैक्स लगा दिया, जीएसटी लग गया, तो ये जो जीडीपी हो गई वो 45 रुपए हो गई, तो ये रियल एस्टिमेट जो है वो ये 40 रुपए है, समझ रहे हो, तो जीवीए और जीडीपी में यही अंतर है। तो ये कह रहे हैं कि टोटल जीवीए जो भी है हमारा ये 7.3% के आसपास रहने का अनुमान है ना, 7.3% रहने का अनुमान है, ये समझना। ग्रॉस वैल्यू एडेड, कितनी वैल्यू ऐड की जा रही है, और जीडीपी होता है कि टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, है ना, मार्केट प्राइस के ऊपर बेस्ड होती है, और जीवीए वहीं सप्लाई साइड के अंतर्गत रहता है। तो ये जीवीए हम बता रहे हैं कि कितना रहेगा जीवीए, तो 2025 में हमारा 6.4 था, इस बार हम कह रहे हैं 7.3 रहेगा, है ना, 2026 में 7.3 रहेगा। अब इसमें अलग अलग सेक्टर का अगर आप लोगों को देखना है तो एग्रीकल्चर में 3.1 बता रहे हैं, 4.6 से 3.1 घट रहा है एग्रीकल्चर में, है ना, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे तो यहाँ बढ़ता हुआ दिखेगा 5.9 टू 6.2, और जो है सर्विसेज में सबसे ज्यादा जीवीए ग्रोथ का अनुमान हम लगा रहे हैं 7.2 से 9.1 के आसपास रहने का अनुमान है। अब इसके लिए यही सब बताया जा रहा है कि ये जो ग्रोथ है ना, पोटेंशियल जीडीपी जो 7% के आसपास, 7% के आसपास जो रहेगी, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो जिम्मेदार होंगी कि ये ग्रोथ इतनी हम अचीव कर पाएंगे। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन, लॉजिस्टिक रिफॉर्म हमने किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म किया है, ठीक है, नई नई चीजें जो है इंट्रोड्यूस की हैं, तो कैपिटल एक्यूमुलेशन है, सस्टेन्ड कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लॉजिस्टिक रिफॉर्म किया है, लेबर इनपुट है, ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड किया है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जैसे डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क सिंप्लीफाई किया है, एफिशिएंसी में गेन हुआ है, तो दीज आर द सम ऑफ द रीजंस कि हम ये जो ग्रोथ रेट है, जो पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के आसपास हम बता रहे हैं, 6.8 टू 7% हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। नाउ अब फिस्कल कंसोलिडेशन में आते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट जो है
ये टारगेटेड टू ड्रॉप फ्रॉम, अब ये 2021 में 9.2% था फिजिकल डेफिसिट, है ना। अभी हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये 4.4 रहेगा FY 2026 में, है ना। कितना? 4.4। अब फिजिकल डेफिसिट 4.4 का अनुमान लगाया गया है, और हो सकता है बजट में इससे भी कम हम देखने को मिले हमको, ठीक है। और उसी में प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 0.8%। अब फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? तो टोटल रिसीट जो होती है गवर्नमेंट की, टोटल रिसीट यानी जितना पैसा आया माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। ये आपका जो है, अगर यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा, है ना। और एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं है तो फिजिकल डेफिसिट नहीं होगा। यानी 100 रुपए गवर्नमेंट की रिसीट हुई, और जो है टोटल जो रिसीट आई 100 रुपए आई, और इनका खर्चा जो है 104.4 है, तो हमारा 4.4 का फिजिकल डेफिसिट है ना, फिजिकल डेफिसिट है। अब इसमें क्या है, इसमें बोरोविंग वगैरह सब है, और अगर इसी में से जो हमारा फिजिकल डेफिसिट 4.4% है, इसमें से बोरोविंग जो हमने उधार लिया है सरकार ने, बोरोविंग को माइनस कर दें, उधार जो है, उधार देयताएं जो हैं इसको माइनस कर दें, तो ये प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा, है ना, प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। तो अब देखो प्राइमरी डेफिसिट का नंबर जो है बहुत कम है, 0.8% है, और ये फिजिकल डेफिसिट हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं 4.4% है। यहाँ पे देखिए, दिस इज योर फिजिकल डेफिसिट जो है FY 2026 जो है बजट एस्टिमेट, जो है बजट एस्टिमेट, है ना, और 0.8% प्राइमरी डेफिसिट है। पिछली बार के बजट में ये एस्टिमेट आपने देखा था। अब इस बार के बजट में FY 2027 के लिए हम ये एस्टिमेट अलग देखेंगे, है ना। ये पिछली बार के बजट का एस्टिमेट है। देखो फिजिकल डेफिसिट का हमारा 4.4 का एस्टिमेट था, और ये 0.8% का हमारा ये प्राइमरी डेफिसिट का एस्टिमेट था, जो कि पिछली साल जो है FY 2025 में 1.3 प्राइमरी था, और 4.8 जो है फिजिकल डेफिसिट था। तो यहाँ 0.4% का हमको जो है गिरावट देखने को मिलेगा, और यहाँ तो अच्छा खासा है, 0.5%, 0.5 का हमको रिडक्शन देखने को मिलेगा। FY 2021 में देखिए, क्योंकि ये कोविड ईयर था, तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट वाज वेरी हाई, है ना। हमको दवाइयां लेनी पड़ी थी, अलग अलग इक्विपमेंट्स बाहर से लेना पड़ा था, प्राइमरी डेफिसिट भी काफी हाई था, ठीक है। और यही रीजन है कि प्रूडेंट फिजिकल मैनेजमेंट एज द की ड्राइवर बिहाइंड सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड। तो SP ग्लोबल ने 18 साल बाद इंडिया को जो है वो BBB- जो कैटेगरी थी, इससे निकाल के BBB में रख दिया है ना। 18 साल बाद जो है ऐसा हुआ है कि जो है SP ग्लोबल ने इंडिया की जो रेटिंग बदल दी है। मॉर्निंग स्टार ने भी अच्छी रेटिंग दी है, ये रेटिंग एजेंसीज है, RI जापान ने अच्छी, क्रिसिल वगैरह जैसे होती हैं। तो इम्प्रूव रेवेन्यू बुओयेंसी हुई है, इससे क्या है, इम्प्रूव रेवेन्यू, कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन कैपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम ध्यान दे पाएंगे, फिजिकल ट्रांसपेरेंसी रख पाएंगे, कंटिन्यूड डेफिसिट रिडक्शन अलोंग द क्रेडिबल पाथ। तो दीज थिंग्स कैन बी हैपन, ये संभव हो पाएंगी। अब टैक्स रिवोल्यूशन में GST 2.0 और डायरेक्ट टैक्स बेस जो है, इसमें भी काफी चीजें हमको देखने को मिली हैं। तो आप कभी भी याद रखना कि जो डायरेक्ट टैक्स है, अगर ये ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स अगर ज्यादा है, आ रहा है, तो ये एक हेल्दी इकोनॉमी को दर्शाता है, इकोनॉमी हेल्दी है ना। इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं एक हेल्दी इकोनॉमी को नहीं दर्शाता है, क्योंकि ये रिग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है, और ये डायरेक्ट कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ता है, जैसे कि GST, है ना, GST। तो अभी देखिए कि यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर 2025 का ले लीजिए, तो ये डायरेक्ट टैक्स है, कितना है, 59% है, ठीक है, 59% है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है 41% है। तो ऑब्वियसली हमारा डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है ना। तो ये टैक्स बयान्सी एक गुड हेल्थ को दर्शा रहा है। वहीं आप प्री पैंडेमिक में देखिए तो डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे भी ज्यादा है, 52% है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आसपास ही था। तो वहां से हमको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है, टैक्स पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म है, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ये एक अच्छा इंडिकेशन है ना। तो वही यही देखिए कि 59% जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और ये प्री पैंडेमिक में 52% था। तो डायरेक्ट टैक्स अभी कितना है, 59% है, 59%, और प्री पैंडेमिक में इट वाज 52%, 59% है, यानी आपका इनडायरेक्ट टैक्स कितना होगा, 41% होगा, है ना, 41% होगा। तो इस तरह से आप लोग जोड़ लोगे।
अब यहाँ पे देखिए और भी चीजें हैं। प्री पैंडेमिक में रेवेन्यू रिसीव टू जीडीपी अगर देखिए रेशियो तो 8.5% था, है ना, अभी ये 9.1% हो गया है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू अगर देखिए तो ये भी 10.8 से 11.5% हो चुका है। नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 2.4 से 3.3% हो चुका है। ठीक है, वहीं आप देखिए कि टोटल जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते थे तो 2021-22 में ये 6.9 लगभग 7 करोड़ के आसपास लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, 6.9 करोड़ लोग। अभी ये जो है 24-25 में 9.2 करोड़ लोग जो हैं इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं। यानी जो टैक्स भरने वाले लोग हैं इनके भी नंबर्स काफी इंक्रीज हुए हैं, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि 6.9 यानी 2.1 2.2% के 2.2 करोड़ जो है 2021-22 से 2024-25 में जो इनकम टैक्स जो फाइल करने वाले लोग हैं 2.25 करोड़ के आसपास बढ़ गए हैं, है ना। तो 9.2 करोड़ हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है ना, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में। अभी ये जो देखिए कि लगभग जो है 18 लाख करोड़ के आसपास हर महीने जीएसटी जो है कलेक्ट की जा रही है। हर महीने का ये है कि ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो ये बस याद रखना एक ट्रेंड आप लोग, ये मेंस में काम देगा। अब ये सब हुआ कैसे, मुमकिन कैसे हुआ है कि गवर्नमेंट ने बहुत से रिफॉर्म लाए हैं। जैसे 2 रेट सिस्टम अब कर दिया है जीएसटी में। कौन कौन सा है? तो एक पहले तो बहुत से हैं, 28% था, 18% था। अभी जनरली जो जनरल है वो 2 रेट में, एक 5% है, ये मेरिट गुड्स पे लगेगा। 18% जो है ये स्टैंडर्ड गुड्स पे लगेगा। मेरिट गुड्स यानी जैसे कि जो आवश्यकता इसेंशियल आइटम्स हैं, इसेंशियल आइटम है उस पर क्या लगेगा 5% का जीएसटी, और जो आपका स्टैंडर्ड आइटम्स है उस पर 18% का जीएसटी। कुछ आइटम्स के लिए, सिर्फ कुछ आइटम्स के लिए ये 40% का कैप रखा हुआ है, जिनको हम सिन गुड्स कहते हैं। सिन गुड्स आर दोज गुड जो कि लग्जरी आइटम की तरह से यूज किए जाते हैं या शौकिया तौर पे यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपकी महंगी कार है ना, जैसे 400 सीसी 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक्स हैं, 350 सीसी, यानी 350 सीसी से ऊपर की बाइक अगर आप रख रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं आपका जो इनकम है वो अच्छा खासा है। आप 100 सीसी में भी चल सकते हो, लेकिन इफ यू आर यूजिंग 350 प्लस सीसी बाइक, इट मींस कि आपका ये शौकिया काम है, तो इस पे जो है जीएसटी कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। उसी तरह सिगरेट्स वगैरह हो गया, अल्कोहल हो गया, इन पे भी 40% जीएसटी लगाया जाएगा। जो महंगी कारें हैं उन पे 40% लगेगा, प्लस इन पे तो सेस भी अलग से लगता है ना, सेस भी अलग से लगता है। तो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स। अच्छा, तो इतना तो हमने देख लिया। सेंटर्स इफेक्टिव कैपेक्स टू जीडीपी स्केल्ड अप फ्रॉम प्री पैंडेमिक एवरेज ऑफ 2.7 to 4% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। कहने का क्या तात्पर्य है कि सेंटर का जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आज दो एक्सपेंडिचर जहां पे सेंटर कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर कर रही है जहां से कुछ असेट क्रिएट हो रहा है ना, असेट क्रिएट हो रहा है, लाइक रोड बन रही हो या कुछ ऐसा हो रहा हो, ठीक, हॉस्पिटल्स बन रहे हो, बिल्डिंग्स बन रही हो, हाईवेज बन रहे हो। तो ये जो सेंटर का इफेक्टिव कैपेक्स टू जीडीपी है, यानी 100 रुपए अगर जीडीपी है तो पहले, है ना, पहले यानी हमारा जो ये है 2020 में सिर्फ 2.7 करोड़ रुपीस 100 करोड़ में से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह यूज होता था। अभी ये 2025 में ये 100 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए सरकार क्या है एज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह यूज कर रही है ना। 2025 में ये बता रहे हैं। 2026 में वी आर एस्टिमेटिंग इट टू 4.3, है ना, 4.3% ऑफ, है ना। तो ये हमने जो कैपेक्स भी देख रहे हैं, कैपेक्स टू जीडीपी जो है ये 4.3 हम 2026 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4 के आसपास था। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। अब सेंटर का SSSCI सक्सेसफुली इंसेंटिवाइज्ड द स्टेट टू मेंटेन देयर कैपेक्स एट 2.4% ऑफ जीडीपी। अच्छा, अपना तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो सेंटर है वो स्टेट्स को भी कर रहा है कि ये एटलीस्ट 2.4% का कैपेक्स रखें, है ना। अब इसके लिए जो है ग्रांट इन एड देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रांट इन एड देता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, है ना, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना एटलीस्ट 2.4 तक रख पाए, है ना, मतलब इतना कुछ एसेट क्रिएट करें। स्टेट कैपिटल आउटले एक्सक्लूसिव ऑफ ये, तो ये देखिए यहां पे भी 2.4 का मेंटेन्ड है ना, स्टेट कैपिटल आउटले।
समझ रहे हो? ओके, तो इतना हमने समझा। अब फाइनेंशियल सेक्टर हेल्थ में मल्टी डिकेड हाई है, ठीक है। तो असेट क्वालिटी, तो यहां पे कह रहे हैं कि जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, है ना, इनका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आर दोज एसेट, जैसे बैंक ने किसी को 100 रुपए का लोन दिया और ये लोन वापस नहीं आया, लोन वापस नहीं आया, तो ये एनपीए है बेसिकली। अगर 90 दिन तक ये पैसा जो है अपना नहीं भरता है कोई पर्सन, तो वो एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। अब मल्टी डिकेड लो पे चला गया है एनपीए, यानी अगर 100 लोगों को बैंक के 100 वो है ना, 100 इंप्लॉइज ने लोन लिया, अब इसमें से सिर्फ 2.2 ने वापस नहीं किया है ना, बाकी सारे ने वापस कर दिया एज ऑफ सितंबर 2025, है ना। अब आप देखो यहाँ पे कौन सा ईयर है, 2018। 2018 में इट वाज 11.2%, वेरी हाई, एंड इट केम डाउन टू 2.2%। अब ये बेसिकली यहाँ पे 2018 में 11.2% हाई रखने का भी जो है रीजन है, क्योंकि 2015 में 2015 में आरबीआई ने क्या किया था कि सारे बैंकों को बोला था कि अपनी फैक्ट शीट जो है ये आप लोगों को बताना। इससे पहले ये लोग छुपाते थे कि कितना एनपीए है, ये मैंडेटरी कर दिया गया इनके लिए कि आप लोग जो है क्वार्टरली ये सारी रिपोर्ट दोगे आरबीआई को कि कितना है एक्चुअल एनपीए। तब आप देखो कि अचानक से बढ़ा था, फिर धीरे धीरे ये घटने लगा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से ये पता चलता है, ठीक है। तो एनपीए कितना है अभी, 2.2% है, यानी बैंकों की हेल्थ अपनी कंट्री में अच्छा है। इट मींस ये जो है फाइनेंस कर सकते हैं गवर्नमेंट को, प्रोजेक्ट्स को, है ना, प्रोजेक्ट्स को। अभी आगे और भी चीजें देखेंगे। बैंक का क्रेडिट टू एमएसएमई, है ना, बैंक जो लोन देता है किसको, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, कंटिन्यू इट्स स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड। देखिए कि ये बढ़ता हुआ जा रहा है, हमको ये एग्जैक्ट फिगर नहीं याद रखना है, ठीक है, लेकिन ये 27% पे चला गया है। कहां से पे था ये, 9%, 10% के आसपास रहता था, ये 27% के आसपास चला गया है। अब यहाँ पे देखिए कि एक्सपेंडिंग पेंशन कवरेज ये भी बढ़ा हुआ है। तो अटल पेंशन योजना के तहत जो है आप देखोगे कि यहाँ 24.6 लाख सब्सक्राइबर्स थे, है ना, 24.6 लाख सब्सक्राइबर थे जब लॉन्च हुआ था फाइनेंशियल ईयर 16 में, ना 15-16 में। और ये आप देखो 2025 में 24 से लेके 641 हो चुका है। तो यानी यहाँ पे 24.6 लाख थे, 24.6 लाख थे जब ये लॉन्च हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2015-2016 में, है ना, 2016 में। लेकिन यहाँ आते आते 2025 तक ये 641.3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं इसके अटल पेंशन योजना के। उसी तरह आप देखिए कि एनपीएस के जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसका भी अब 2016 में लगभग 97.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 97.5 लाख सब्सक्राइबर थे, विच केम टू 198.6 लाख इन 2025। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है, पीएफआरडीए बता रहा है। अब टुवर्ड इंश्योरेंस फॉर ऑल ऑल्सो, कि आप देखिए कि दो तरह के इंश्योरेंस मैंडेटरी बताया जाता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जो है आपका नॉन लाइफ टोटल प्रीमियम जो होता है। बेसिकली इसमें सारे इंश्योरेंस को कवर किया, लेकिन एक तो आपका लाइफ इंश्योरेंस है, एक जो है मेडिकल इंश्योरेंस। ये दो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए कि जो लाइफ प्रीमियम है, अब यहाँ 2021 में 6.3 लाख करोड़ लोग जो है लाइफ इंश्योरेंस के लिए थे, अभी ये 8.9 करोड़ हो चुका है। और ये जो टोटल नॉन लाइफ प्रीमियम वाले हैं ये 3.1 करोड़ हो चुके हैं 2 करोड़ से। तो ये इंश्योरेंस कवरेज भी कंट्री में अच्छा खासा बढ़ रहा है, इंश्योरेंस कवरेज भी। और इसमें एनपीएस वगैरह भी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं, और भी जो गवर्नमेंट की सब्सिडाइज्ड स्कीम्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो टोटल प्रीमियम इनकम रोज फ्रॉम 8.3 लाख करोड़ इन एफवाई 2021, है ना, टू 11.9 लाख करोड़ इन एफवाई 2025, है ना। टोटल प्रीमियम इनकम जो प्रीमियम से इनकम हुई है, लाइफ इंश्योरेंस पेड बेनिफिट टोटलिंग 6.3 लाख करोड़ इन एफवाई 2025 लाइफ इंश्योरेंस से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लेना। डेवलपमेंट इन द कैपिटल मार्केट इन एफवाई 2026, अप्रैल से नवंबर 2025 में। तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट में देखोगे तो स्टेडी राइज इन टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी इक्विटी प्लस डेप्ट फ्रॉम प्राइमरी मार्केट, ये भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। 218.3 थाउजेंड करोड़ है ना, 1000 करोड़ है। अब यहाँ पे कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये अप्रैल से नवंबर तक का ही डेटा है। ये ट्रेंड देखिएगा कि आपका ये बढ़ता हुआ जा रहा है ना,
यानी इक्विटी और डेट दोनों बढ़ रहा है। स्टेडी राइज इन टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इक्विटी और डेट। राइज इन नंबर ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कंपनी अपनी आईपीओ लॉन्च करती हैं कंपनीज। आजकल इंडिया में कोई सा भी कंपनी, घटिया से घटिया कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर दे तो वो अच्छा खासा सेल हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए FY23 में 164 कंपनीज ने आईपीओ लॉन्च किया, फिर 274 2024 में, 320 2025 में, और अभी अप्रैल से नवंबर तक का डेटा है 260, और ये सर्तिया जो है जाते जाते ये 350 पार कर जाएगा, है ना। तो आईपीओ हर साल बढ़ता जा रहा है। नाउ रेगुलेटरी डेवलपमेंट, तो इसमें जो बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई का फ्रेमवर्क फॉर म्यूलेशंस of regulation standardizes the regulatory process stipulating periodic review and consultation. RBI has consolidated over 9,000 existing circulars and guidelines. Public sector bank introduced a credit assessment model to ease the doing business in MSME. RBI का free AI structured approach for financial regulators and institution to leverage AI while managing its risk, है ना। तो AI का यूज कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। वहीं सिक्योरिटी जो है मार्केट कोड 2025 आया है सेबी का, रिपील्स द SCRA 1956 सेबी एक्ट 1992 और डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। सेबी लॉन्च्ड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन टूल सेबी चेक, सेबी वर्सेस स्कैम, ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन टूल है सेबी चेक और सेबी वर्सेस स्कैम। इंट्रोड्यूस एन ESG डेट फ्रेमवर्क, एक्सपेंडेड म्यूनिसिपल बॉन्ड आउटरीच एंड इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें सेबी ने लॉन्च की है। इंश्योरेंस में सबका बीमा सबका रक्षा जो है, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ एक्ट 2025 आया है, सबका बीमा सबकी रक्षा, was notified on 21 दिसंबर 2025। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको MCQ की तरह दिख सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रेस इन माइक्रो क्रेडिट में आप भी देखिए कि माइक्रो क्रेडिट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और पीएम स्वनिधि है। पीएम स्वनिधि इज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, शायद 2019 में लॉन्च किया गया है, तो आप लोग इसकी लॉन्चिंग डेट या ईयर याद रखोगे, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। इनिशियली 10,000 था और इसको बढ़ा के शायद 50,000 कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ये 3 तरीके का है। इसमें है शिशु, अब शिशु, तरुण और किशोर, ये 3 तरह के स्कीम है। शिशु में अप टू 50,000 का लोन मिलता है MSMEs को, तरुण में 50,000 से लेके जो है 5 लाख तक, और ये जो है 5 से 10 लाख तक का आपका किशोर में मिलता है। तो ये है आपका मुद्रा योजना। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ठीक है, फंडिंग द अनफंडेड, इनका टैगलाइन है। ये कह रहे हैं कि 36.18 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कब? अक्टूबर 2025 तक, है ना। करोड़ अक्रॉस 55.45 करोड़ लोन अकाउंट्स को, है ना, इतना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वुमेन जो इसमें इंटरप्रेन्योर्स हैं वो 69% ऑफ द माइक्रो लोन्स जिनको दिया गया है, यानी मुद्रा लोन जितना बांटा गया उसका 69% यानी अराउंड 70% सिर्फ वुमेन्स को मिला है। दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब ये कितना दिया है दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन जितना भी मुद्रा लोन बांटा गया है उसका 69% सिर्फ किसको गया है? वुमेन्स को गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15.6 लाख करोड़ disbursed across 33.4 करोड़ अकाउंट्स ऑफ SC ST OBC एंड अदर माइनॉरिटीज, ठीक है। तो यहां पे निकालिए कि आप जो है 36 है ना, 36.18 लाख करोड़ है, इसमें से 15.6 है ना, तो 15 अराउंड 40% जो है वो SC ST और OBC और माइनॉरिटीज को दिया गया है। यानी जो आपके डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं इनको लगभग 40% के आसपास टोटल गया है, टोटल का, है ना। और 69% इसमें से टोटल में वुमेन है। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। द एवरेज एनुअलाइज्ड बिजनेस इनकम अमंग स्वनिधि बोरोवर्स इंक्रीज बाय 20% 2020 से 25 के बीच में। इंप्रूव्ड इनकम हैज लेड टू हाउसिंग अपग्रेड, ये सब क्या बातें हैं समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 20,000 10,000 रुपए दे रहे हैं पीएम स्वनिधि में, 10 से 20,000, अभी 50,000 शायद कर दिया है, 20,000 किया है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो ये कह रहे हैं कि एवरेज एनुअलाइज्ड बिजनेस इनकम अमंग स्वनिधि बारोवर्स इंक्रीज बाय 20%, यानी 10,000 देके उसकी उनका इनकम 20,000 बढ़ गई है ना, 20,000 बढ़ गई है 2023 से 25 में।
अब ये कह रहे हैं कि इंप्रूव्ड इनकम हैव लेड टू हाउसिंग अपग्रेड, ठीक है, फॉर 39% ऑफ हाउस होल्ड्स जो है इनकी हाउसिंग जो है कंडीशन अच्छी हो गई है, बेटर फूड एक्सेस हो गया 55% के लिए, मोर अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो गया 44% के लिए, और इनहेंस्ड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हो गई है फॉर 50% के लिए। कितना देके? 10 से 20 हजार रुपए देके। इज इट पॉसिबल? कहां से ये डेटा आ रहा है? आई डोंट नो, ठीक है, फिर भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए तो नहीं इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए है। इंपावर्ड माइनॉरिटी कह रहे हैं 33% ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ वुमेन, ठीक है, चलिए 33% वुमेन है, 60% कंसिस्ट ऑफ ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक है। आउट ऑफ 100 इसमें से जो 100 में से 33 जो है ये विमेन्स हैं, ठीक है। अभी ये इंक्लूडिंग ये मतलब टोटल 100 में से कह रहे हैं कि 60%, 64% जो लोग हैं वो एससी एसटी ओबीसी में से आते हैं। हेल्दी क्रेडिट मैट्रिक तो showed strong repayment performance with estimated NPA rate below 10%। तो यहाँ पे NPA 10% है और कंट्री का NPA कितना है? बैंक्स का 2.2% है, ठीक है, तो NPA ज्यादा ही है, ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। अब कह रहे हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर बफर्स में तो फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया का कितना हो चुका है? तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है ना, लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये फॉरेक्स रिजर्व हमारा 701.4 बिलियन हो चुका है यूएस डॉलर एज ऑफ जनवरी 2026। अब ये फॉरेक्स रिजर्व जो है इंडिया का जो इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट बंद कर दिए तो 11 महीने तक हमें सस्टेन करवा सकता है, इतना पैसा है हमारे पास। एक्सटर्नल डेप्ट जो है, एक्सटर्नल डेप्ट है, ये ड्रॉप किया है टू 19.2% ऑफ द जीडीपी। एक्सटर्नल डेट जो हमारे हैं वो 19.2% ऑफ द जीडीपी है, ठीक है। इंपोर्ट कवर जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बफर है 11.11 महीने का। अगर हमारे पास इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं है तो हम अपने इस फॉरेक्स रिजर्व से 11.1 मंथ हम खाना खा सकते हैं, बस ये समझिए। एफडीआई मैग्नेट की इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट 114 बिलियन का हमने इन्वेस्टमेंट किया है 2020 से 2024 में। नाउ व्हाट इज ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट, ये आप कमेंट में बताइए, नाम से जाहिर है लेकिन फिर भी कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस इन FY 2026, अप्रैल से दिसंबर 2025 का। तो मर्केंडाइज ट्रेड रिमेन्स रेजिलिएंट अमिड ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज। तो यहाँ पे देखिए कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मर्केंडाइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो ये बढ़ता ही जा रहा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमको यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, ठीक है, नीचे वाला नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट है ना। यहाँ पे आप देखिए कि अप्रैल 2024 में 251.7 था और ये 266.9 हो गया है ना। अब ये यूएसडी बिलियन डॉलर में है ना, यूएस बिलियन डॉलर में है। तो नीचे वाला है कौन सा? नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट, है ना। तो ये ऊपर वाला है नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम ज्वेलरी इंपोर्ट है, ये हमने इंपोर्ट किया है ना। तो यानी हमारे इंपोर्ट्स ऑब्वियसली ज्यादा हैं एक्सपोर्ट से, है ना। इंपोर्ट ज्यादा है, 339 है और 371 हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो ऊपर वाला है ये क्या है? हमारा ये इंपोर्ट किया है, हाँ, मर्केंडाइज जो हमने सामान जो मंगाया है वो है। तो 546.4 बिलियन यूएस डॉलर है हमारा, कब? अप्रैल से दिसंबर 2024 में, और ये बढ़ के 578.6 यूएस बिलियन डॉलर हो गया है अप्रैल से दिसंबर 2025 में। यानी ये हमारा इंपोर्ट बढ़ा है, हमने सामान इससे पिछले साल कम मंगाया था, इस बार ज्यादा मंगाया। वहीं पे आप देखिए कि हमारा जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है जो हमने भेजा है ये 322 भेजा था यूएस बिलियन डॉलर, फिर 330 भेजा है। यानी हमारा एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, चीजें ज्यादा मंगाते हैं, ठीक है। यानी हमारा ये जो ट्रेड सरप्लस है क्या? तो नहीं भाई, हमारा ट्रेड जो है वो डेफिसिट है ना, डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। मर्केंडाइज ट्रेड रिमेंस रेजिलिएंट अमिड ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी, तो यही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं बहुत टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। सर्विस ट्रेड कंटिन्यू टू बी की ड्राइवर ऑफ इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस। अब ये यहाँ पे ये तो हमने ये मर्केंडाइज का देख लिया है ना, मर्केंडाइज ट्रेड का, ठीक है, कि हम मर्केंडाइज क्या कर रहे हैं। अब सर्विसेज की बात करें, सर्विस ट्रेड में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्विसेज में अब है हम 2020 से 25 सबसे ज्यादा ले लें,
फाइनेंशियल ईयर 2020 से 25 ये सबसे ज्यादा रहेगा, अच्छा है ना। तो सर्विसेज में टोटल एक्सपोर्ट हमारा है 9.4, ये किस में है भाई, बिलियन डॉलर में ही होगा ना, हाँ 9.4 एस्टिमेट, ये परसेंट है 100% का। तो टोटल में हमने जो है टोटल एक्सपोर्ट जो हमने में से 9.4% जो है हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, ठीक है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हमने इसमें 6.9% सर्विसेज का किया है ना। और सर्विसेज सॉरी टोटल हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 9.4% है ना। ऑफ कुछ एक सेकंड, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेज, 12.7% सर्विसेज, यानी 6.9%, इतना याद रखना कि टोटल एक्सपोर्ट में 6.9% जो है, अगर ये क्या नाम है मर्केंडाइज का है तो 12.7% सर्विसेज का है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, टोटल एक्सपोर्ट में कैसे ये 9.4 रहेगा, टोटल एक्सपोर्ट 9.4 ये परसेंटेज तो नहीं होगा ना, फिर ये नंबर होना चाहिए। अच्छा, अप्रैल से दिसंबर 2024 और अप्रैल से दिसंबर 2025 का एस्टिमेशन है ये हमारा सर्विस इंपोर्ट है, और ये ब्लू वाला सर्विस एक्सपोर्ट है ना, सर्विस एक्सपोर्ट और सर्विस इंपोर्ट। तो हमने जो है ये सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो 285.5 बिलियन यूएसडी किया अप्रैल से दिसंबर 2024 में, और ये 304 हो गया है, यानी 304 बिलियन यूएसडी जो है हम सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहीं पे देखिए आप जो है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हमारा लगभग इससे थोड़ा सा ज्यादा है, 371 है ना। तो यहाँ पे हमने सर्विस एक्सपोर्ट ठीक ठाक किया है। अब सर्विसेज का इंपोर्ट हमने जो है कम किया है 150 और 152, यानी जो सर्विसेज में हमारा ट्रेड है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड बैलेंस जो है वो पॉजिटिव में है। लेकिन मर्केंडाइज में क्या है, मर्केंडाइज में नेगेटिव में है, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इंडिया की स्ट्रेटेजिक पुश टू एक्सपैंड ट्रेड पार्टनरशिप, तो बार बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कि कौन कौन सी कंट्री है जिनके साथ हमारा एफटीए या एफटीए जैसी कोई चीज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कुछ है ना। तो ये एफटीए हमारा बेसिकली 8 कंट्रीज के साथ में है। एक अभी जो है ब्रिटेन के साथ जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा जा रहा है वो होने वाला है या हो गया है, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लगा नहीं है। तो हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंडर निगोशिएशन है वो किसके साथ है, ठीक है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच साथ हम जो है, ठीक है, फ्री ट्रेड निगोशिएशन कर रहे हैं, सीए इसको बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक करके कुछ है, ये देख लेना आप। इंडिया और श्रीलंका के साथ भी हमारा चल रहा है निगोशिएशन, ठीक है, इंडिया और पेरू के साथ भी चल रहा है, ठीक है, इंडिया और चिली के साथ चल रहा है। तो ये 2 साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, पेरू और चिली। इंडिया यूएसए, अब ये अनसर्टेन है कि ये होगा कि नहीं। इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए, यानी यूरेशियन कंट्रीज के साथ। इंडिया कोरिया के साथ जो है हमारा चल रहा है अपग्रेडेड निगोशिएशन है, पहले हमसे हमारा था। आसियान इंडिया के साथ रिव्यू ऑन गोइंग है। तो ये निगोशिएशन है कितने कितने के साथ, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया है, यहां पे लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पेरू और चिली साथ में लिख लीजिए, है ना। उसके बाद यूएसए, है ना, और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, यूरेशिया लिख दीजिए, यूरेशिया। उसके बाद कोरिया, कोरिया कोरिया मीन साउथ कोरिया, है ना। और आशियान कंट्रीज, आशियान, इनके साथ हमारा किसी टाइप का एफटीए का नेगोशिएशन चल रहा है। अब 8 जो ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो कि 5 साल में हमने कंक्लूड किया है। तो इंडिया और मॉरिशस के साथ सेपा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है 2021 में मॉरिशस के साथ है हमारा। किसके किसके साथ है, एक तो मॉरिशस के साथ है। ये चीजें याद रखनी चाहिए, है ना, पता होनी चाहिए हमें कि किसके किसके साथ हमारा तो है। तो एक तो मॉरिशस के साथ है, छोटी कंट्री ऑब्वियसली, ठीक है। यूएई के साथ है ना, यूएई के साथ में है। ईएफटीए है टेपा के साथ में,
है ना, इंडिया यूके, है ना, ये इसमें 4 कंट्रीज हैं टेपा में। कौन कौन से कंट्री है ईएफटीए में, ये आप बताना। अब ये यूरोपियन यूनियन, यूके, इंडिया यूके 28 कंट्रीज के साथ हम करने जा रहे हैं ना अंडर निगो। इंडिया ओमान के साथ में है, ओमान के साथ में है, न्यूजीलैंड के साथ में, है ना। यूरोपियन यूनियन तो हमारा है, यूके से अलग है, यूरोपियन यूनियन का अलग है, यू से अलग है, यूके का अलग है, यहाँ पे 28 है, सॉरी। तो इतना तो हमारा है ना, इतना है। अब समझिए कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटीज है, रिस्क है ना, तो हमको अपने आप को इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा। यही इंडिया कह रहा है कि जैसे यूएस का भरोसा नहीं कर सकते ना कि कौन कब आके क्या ट्रेड सैंक्शंस लगा दे, क्या जो है वो लगा दे। तो हमको अब एक किसी पे जो है वो डिपेंड नहीं रहना है ना। हमको अपने आप को क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है, एक किसी पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है ना। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो कैड मॉडरेट टू 0 जो करंट अकाउंट डेफिसिट मॉडरेटेड टू 0.8% ऑफ डेफिसिट, ठीक, ऑफ जीडीपी इन H1 FY 2026 फ्रॉम 1.3%, है ना। तो ये हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये 0.8% हो गया है 1.3% से, ये भी याद रखना। अब टॉप इकोनॉमीज बाय प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट इन डिजिटल इकोनॉमी, तो इसमें देखिए कि ये ब्राजील, चाइना, मेक्सिको, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया। तो जिसमें सबसे बड़ा जो किसी ने अनाउंसमेंट किया है डिजिटल प्रोजेक्ट में वो है इंडिया, है ना। इसका जो है 114 प्रोजेक्ट हैं, वहीं ब्राजील जो है 23 प्रोजेक्ट पे बस है। तो इंडिया इमर्ज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिंग USD 114 बिलियन बिटवीन 2020 to 2024। इन्वेस्टमेंट स्पैन्स डिजिटल सर्विसेज, डेटा सेंटर्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखते हो ना बड़ा बड़ा कि गूगल का डेटा सेंटर जो है बेंगलुरु में खुला, इसका डेटा सेंटर यहाँ खुल रहा है। तो ये सारी बातें हम कर रहे हैं। इंडिया अट्रैक्ट्स ग्रॉस एफडीआई एट स्केल, है ना। तो ग्रॉस इनफ्लोज जो है, रिपार्टीशन जो पैसा गया है, नेट एफडीआई बाई इंडिया, है ना। तो इंडिया का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये सबसे, यहाँ पे आप देखिए कि ग्रॉस इन्फ्लो 64.7 बिलियन USD का हुआ है ना। ठीक है, कब FY 2026 में एस्टिमेटेड है, यहाँ पे 55 से 64 की बात कर रहे हैं। अब ये रिपार्टीशन हमारा बहुत कम है, 40 के आसपास, यानी जो जा रहा है ना। और नेट एफडीआई इन इंडिया, तो इसको इससे माइनस करोगे तो ये आ रहा है ना, 20 से ऊपर है। तो आप ये देखिए कि 64 माइनस 40 से कम ही है ना। तो निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 24 के आसपास, है ना, ये आ रहा है नेट। नेक्स्ट स्टेप इज डीपनिंग इन्वेस्टमेंट। फॉलोइंग फैक्टर क्रिएट अ विंडो फॉर इंडिया टू प्लग इनटू reconfigured GVC and move up the value addition ladder। तो ग्लोबल एफडीआई रीओरिएंटेशन है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर मूवमेंट है, इंडिया स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं ग्लोबल वैल्यू चेन को कैसे। यहाँ पे स्ट्रांग एक्सटर्नल बफर एंकर स्टेबिलिटी क्या है, तो हमारा जो 2015 में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 341 बिलियन था, अभी हमारा जनवरी 16 को 701 बिलियन है। ये है एक जो है स्ट्रांग एक्सटर्नल बफर एंकर स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाता है। तो 341 से 701 हो चुका है ऑलमोस्ट, कितने साल में, 10 साल में, विच इज ऑलमोस्ट डबल ना, रिजर्व्स मोर देन डबल्ड। ठीक है, एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी है तो 23.8% था 2015 में डेट टू जीडीपी रेशियो, अब ये हो गया है 19.2 जस्ट, है ना, सितंबर 2025 के एंड में 19.2% हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो। इंपोर्ट कवर अभी हमने बात की थी कि हमारा जो इतना है 701 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व है अपना, ठीक है, अगर हमको इंपोर्ट करना पड़े कोई चीज, हमारे यहाँ कुछ अकाल पड़ जाए या कुछ ऐसी महामारी आ जाए, कुछ हो जाए, तो हम 11 महीने का जितना हम टोटल इंपोर्ट करते हैं अभी के हिसाब से इंपोर्ट पे खर्चा आता है, तो हम 11.1 मंथ के लिए 1 जनवरी के हिसाब से जितना इंपोर्ट हमारा लग रहा है साल भर में, 11.1 मंथ के लिए हम अपने फॉरेक्स रिजर्व से पैसा दे सकते हैं, है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हमारा, जस्ट 0.8% है। इट वाज 1.32% इन FY 2015। ठीक है, तो इंप्रूव्ड एक्सटर्नल बैलेंस को ये दिखाता है हमारा। ठीक है, अब इन्फ्लेशन भी हमारा अंडर कवर है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन को हम सबसे ज्यादा वो तवज्जो देते हैं।
ठीक है, तो ये तो 1.3% दिखा रहा है, लेकिन एवरेज हम देखेंगे, ये अप्रैल 2024 से दिसंबर 2025 का, तो इसका जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन का एवरेज लेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 1.7%, विच इज नॉर्मल ना, इतना इन्फ्लेशन रहना, इतना इन्फ्लेशन चाहिए भी ना, लोवेस्ट सिंस सीपीआई सीरीज बिगिन, है ना, 1.7% हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है। अच्छा, फूड इन्फ्लेशन भी हमारा जो है अंडर कंट्रोल है, ठीक है, और कोर इन्फ्लेशन, कोर में कुछ ऐसी जो वस्तुएं आती हैं जिनका मूल्य गिरता बढ़ता बहुत ज्यादा नहीं है, कोर जो वो है फूड में, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, बाकी ये सीपीआई वाला डेटा आप बदलता रहता है तो उतना इंपॉर्टेंट है। फूड डायनेमिक्स हमने देखा था यहाँ पे, दिस इज नो, इंडिया हैज सीन द हाईएस्ट रिडक्शन 1.8% इन हेडलाइन इन्फ्लेशन अमंग मेजर इकोनॉमीज, ठीक है, तो ये सब में सबसे ज्यादा जो अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो रिडक्शन है 1.8% का, वो इंडिया ने बस देखा है पूरे वर्ल्ड वाइड, बाकी ये कंट्रीज की लिस्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का रिपोर्ट है ना, वही सारी चीजें, फैक्टर दैट मेड इन्फ्लेशन बेनाइन, तो बेनाइन मतलब छोटा कम, तो मॉडरेट इन्फ्लेशन इन ग्लोबल प्राइसेस ऑफ की मेटल्स बिलो नॉर्मल टेम्परेचर कपल्ड विद अबव नॉर्मल मॉनसून क्रिएटेड वेरी फेवरेबल एग्रीकल्चर कंडीशन इन द कंट्री, improved stock position of food grains, pass through GST rates rationalization into commodity prices, तो these were something। अच्छा, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जो है एवरेज जीवीए ग्रोथ जो हम देखने को मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, ये 4.7% बता रहे हैं, है ना, तो ग्रोथ जो है इसमें एवरेज जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ जो है वो FY 2020 से 2024 में एग्रीकल्चर का 4.7% रहा है। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर सेक्टर है, फिशरी एंड एक्वाकल्चर, देन हमारा लाइवली स्टॉक है। सिर्फ क्रॉप जो है हमारा बहुत कम है ना, लाइवली स्टॉक 6.1% है एवरेज जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में। अच्छा, तो ये कुछ पॉलिसीज वगैरह बता रहे हैं कि ये पॉलिसीज से हम ये कर पाए हैं, ये जो पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं उसकी बदौलत हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन मिशन है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स है, ऑयल सीड पे, ऑयल पाम पे है, कृषि विज्ञान केंद्र है, प्रमोशन ऑफ एफपीओ है, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव्स, इंश्योरेंस सपोर्ट थ्रू पीएम फसल बीमा योजना, कृषिोन्नति योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है। तो आपका काम है कि ये इसमें कुछ करना नहीं है, आपको इनकी लॉन्च डेट कि कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया, ठीक है, और अगर किसी की जैसे किसी स्कीम को लॉन्च किया गया तो उसको कुछ अवधि के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए लॉन्च किया जाता है, तो इस साल या पिछले साल किसी का टाइम लिमिट बढ़ाया गया है तो उसको इतना नोट डाउन करना है इनमें से, है ना, इनमें से, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में आपके दिया हुआ है, ठीक है। तो मोटा मोटा यही था, रूरल प्रोग्रेस, 81% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड नाउ हैव टैप वाटर कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन, रेजिलियंट स्टेडी इंडिया सर्विस जीवीए ग्रो आउट परफॉर्म ग्लोबल ट्रेंड, है ना, तो ये भी है। यहाँ पे देखो इंडिया का 8% के आसपास है, तो ये सारी चीजें हैं, हमने लगभग चीजें देख ली हैं। यहाँ पे जो मेजर मेजर चीजें हम देखेंगे, तो सर्विस सेक्टर कंटिन्यू टू बी मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, है ना, तो सर्विस सेक्टर आप देखो कि 2000 ये बेसिकली कह रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में जो हमारा है वो 53.6% जो है ग्रोथ दिखा रहा है ना, परसेंटेज शेयर इन नॉमिनल जीडीपी में सर्विस सेक्टर का जो 2000 FY 2026 में जो ग्रोथ है 53.6 है, इससे पहले H1 FY 2025 में 52.6 था, 52.6 था। तो ये देखना, है ना, इसमें जो सर्विस सेक्टर में भी सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कर रहा है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज, है ना, उसके बाद आता है सर्विस से ये क्या नाम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरे नंबर पब्लिक डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, ये टोटल जो है 15.15% जो है 15 जो पॉइंट नंबर दिया गया है सर्विसेज को दिया गया, सर्विस सेक्टर, सॉरी ऊपर वाला सर्विस सेक्टर का है। तो ये जो 15% पे ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट और कॉमन सर्विसेज रिलेटेड टू बेसिकली जो सर्विस सेक्टर है, ये कह रहे हैं कि 2026 में ये जो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में इसका जो शेयर है वो 53.6% रहने का अनुमान है ना, इससे पहले 52.6 था, और इसमें कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो शेयर है ना, ये 53% में 24.3% अकेला फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे 15% पे है हमारा
ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, और आखिरी में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। ठीक है, तो शेयर इन जीवीए सर्विस सेक्टर शेयर रोज टू 53.6% इन FY 2026। सर्विस सेक्टर ड्राइव्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 30% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इज इन सर्विस, है ना। तो जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है कंट्री में, मान लो 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो 100 लोगों में से 30 लोगों को रोजगार बस अकेला सर्विस सेक्टर दे रहा है ना। अब ये 30 लोगों को रोजगार, अगर ये 30 लोगों को दे रहा है, लेकिन अगर ये अर्बन और रूरल दोनों मिला के, 100 में से अर्बन एंड रूरल दोनों मिला के, अगर सिर्फ रूरल अर्बन एरिया की बात करें तो 61.9% रोजगार सिर्फ सर्विस सेक्टर से मिल रहा है ना, सर्विस सेक्टर में मिल रहा है। ठीक है, तो ये समझना फॉर्मल जॉब क्रिएशन जो है सर्विस सेक्टर में, तो 51.7% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट एडिशंस। ठीक है, तो ये ऑल अदर सेक्टर्स मिला के जो है 48.3 करते हैं, समझ रहे हो। Now, service export expand on the back of high value software and professional services, software services, ये तो this is not important for us पर्सपेक्टिव, है ना। तो बस इतना ही था, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉरेन सैटेलाइट्स इतना लॉन्च किया, है ना, एक्सपोर्ट अर्निंग इतनी हुई, NSIL जो है, जो इसरो की कॉमर्शियल विंग है, इसका जो है 322 करोड़ रुपए है। ये सारी चीज़ें, सारे डेटा नहीं याद रखने हमको। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर, तो यहाँ पे ये है कि हमारा टूरिज्म सेक्टर में 2024 में 17.5% का ग्रोथ हम डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट में हुआ है, 8.9% का ग्रोथ इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल में हुआ है 2024 में, और कह रहे हैं कि 60% एवरेज होटल ऑक्यूपेंसी रही है 24 से 26 के बीच में, है ना। बस इतनी कुछ कुछ चीज़ें आप लोग देखते जाओगे। और जो है रियल एस्टेट एंड हाउसिंग सर्विसेज, यहाँ पे आप देखोगे क्वार्टरली एवरेज हाउसिंग सेल्स 1000 में, तो 81,000, 81.6 थाउजेंड था, अब 101.3 थाउजेंड की सेल हुई है ना। अभी यहाँ पे IT और ग्लोबल टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब में देखो, तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जो है 2019 में 1430 थे, 1.2x से 1700 बढ़ गया है 2024 में। जेन जो है, जो स्टार्टअप्स हैं AI में, जेन जो जैसे चैट GPT की तरह से, ये 2023 में 66 स्टार्टअप्स इंडिया में थे, 2024 में 240 स्टार्टअप्स थे, और जो 2025 में 890 स्टार्टअप्स हो चुके हैं। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड ग्लोबल हब फॉर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, है ना, सबसे ज्यादा है। ओके, इंडस्ट्री एंड हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में, तो मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज नाउ अकाउंट फॉर 46.3% ऑफ इंडिया टोटल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड, यानी मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज जो है 46.3% जो है कंट्रीब्यूट करती है इंडिया का टोटल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड में, है ना। रियल इंडस्ट्री ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ये 7% है, इससे पहले 6.9% था। तो दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे सीमेंट है, इसमें है, अलग अलग सेक्टर में है। अगर आपको चाहिए तो मैं PDF से शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप एक EV वाला जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देख लेना, 62.5% का है। ठीक है, EV सेक्टर में हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 62.5% का, ये ध्यान रखना। ठीक, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं कि नियरली 30 फोल्ड इंक्रीज हो गया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से इंडिया में 30 फोल्ड इंक्रीज हमको देखने को मिला है। इनोवेशन इकोसिस्टम में यहाँ पे नहीं देखना है, ये कुछ रैंक है जो आप लोग देख लोगे। तो ग्लोबल इनोवेशन लीप में इंडिया रैंक ग्लोबली, तो 12th पोजीशन है इंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी और कल्चर में, 4थी पोजीशन पे है ट्रेडमार्क में, 6th पोजीशन है पेटेंट्स में, 7th है इंडस्ट्रियल डिजाइंस एंड ग्लोबल फीलिंग्स में, और ये वीपो जो है 2024 की रिपोर्ट में अपने बता रहा है ग्लोबल इनोवेशन। अब क्रिटिकल टेक ब्रेक थ्रू देखें तो टॉप 5 ग्लोबली इन 45 ऑफ 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, है ना, टॉप 5 इन ग्लोबली इन 45 ऑफ 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो जो 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं उसमें से 45 जो है सिर्फ इंडिया से आती हैं, इसमें भी टॉप 5 में इंडियन कंपनी ही है ना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पीस की बात करें तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 60% इंक्रीज हुआ है हमारा नेशनल हाईवेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। तो नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है 2014 से 2024 तक जो है कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 25-26 तक, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ है ना, 60% का इंक्रीज है। तो 91,287 किलोमीटर था 2014 में नेशनल हाईवेज की टोटल लंबाई, अभी ये 1.46572 लाख
हो गया है। 1,46,572 किलोमीटर जो है हमारे नेशनल हाईवेज की लेंथ हो गई है, यानी 60% का इंक्रीज हमको देखने को मिलता है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2014 टू 2016 जो है दिसंबर 2025 तक, है ना। ये इतना हो गया 1,46,572 किलो। ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर 505 50 किलोमीटर था, अब ये 10 फोल्ड इसमें बढ़ गया है, 5364 हो गया। एवरेज कमीशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क पर ईयर, तो 2004 से 14 तक, यानी 4 से 14 तक हम हर साल 1499 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाते थे, है ना। अभी ये 2014 से 24 तक जो है हम ऑन एन एवरेज 3118 किलोमीटर रेलवे लाइन कमीशन करते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा लगभग डबल हो गया है ना, डबल के आसपास हो गया। तो ये डेटा याद रखना, डेटा पूछा जाएगा। अब यही बार बार पूछा हुआ है कि जो नेशनल हाईवे है, ये कौन से स्टेट में नेशनल हाईवेज की लेंथ सबसे ज्यादा है, LNGTH है ना, लेंथ सबसे ज्यादा है। तो आंसर वाज महाराष्ट्र। क्या अभी भी ये महाराष्ट्र ही है या कोई और स्टेट बन गया है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए। ओवर 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैव टैप वाटर अंडर जल जीवन मिशन, ठीक है। डिजिटल मैन कह रहे हैं कि 99.56 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है 2025 में, यानी लगभग 100 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन, ये याद रखना ना। क्लीन एनर्जी की बात करें तो नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2025-26 लॉन्च किया गया है, 20,000 करोड़ एलोकेशन के साथ टू रीच 100 गीगावाट कैपेसिटी बाई 2047, है ना। तो ये हमारा मिशन भी है। अब सोशल प्रोग्रेस की बात करें तो हेल्थ में IMR जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये 37% पे आ चुका है 5 डिकेड से। आयुष्मान भारत कार्ड 42 लाख 42.78 करोड़ लोगों को वितरित किया जा चुका है, ठीक है। अब जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है स्कूल में, वो 90% पहुंच चुका है, 91% पहुंच चुका है 1 से 5वीं कक्षा तक के लिए, ठीक है। हायर एजुकेशन में यही जो आपका GER है 29.5 है, ठीक है, 29.5 है। और जो है एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग की बात करें तो लेबर डायनेमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हो चुका है टू 4.8%, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम रह चुका है 4.8% दिसंबर FY 2026 में। फीमेल लेबर, और ये अनएम्प्लॉयमेंट इतना घटने का जो 4.8% ही बस अनएम्प्लॉयमेंट रह चुका है, इसके पीछे कारण दिया जा रहा है कि जो फीमेल का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट घट चुका है, ठीक है। तो कितना है पार्टिसिपेशन, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। तो फीमेल जो है का पहले जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था, यानी 17-18 में, इट वाज 23%, यानी 100 में से लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से बस 23.3 महिलाएं थी, ठीक है। वेयर एज 2023-24 में इट केम टू 41.7%, ठीक है। तो ये फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जिसकी वजह से हमको एक ड्रास्टिक ड्रॉप मिल रहा है इन अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। यहीं पे देखिए 17-18 में जो फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था, ठीक है, दैट वाज 23.3%, एनुअल PLFS रिपोर्ट आई थी। और 2023-24 में इट रोज टू 41.7%। अ फॉल इन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, अ फॉल इन फीमेल अनएम्प्लॉय, तो पहले 5.6% था फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब ये बस 3.2, अगर फीमेल कैटेगरी में बस बात करें, ठीक है। अब न्यू एज थीम्स AI में, तो AI को इंडिया इज बैलेंसिंग ट्रेड ऑफ बिटवीन सॉवरेन AI वर्सेस एप्लीकेशन AI। तो सॉवरेन AI और एप्लीकेशन AI क्या होता है, ये समझने की जरूरत है। द फोकस ऑन डेटा एज एन स्ट्रेटेजिक रिसोर्स विद फ्रेमवर्क टू रिटेन डोमेस्टिक वैल्यू। तो सॉवरेन AI का मतलब आप जैसे कुछ रिसर्च कर रहे हो, चैट GPT जैसा कुछ बना रहे हो, है ना, कि चैट GPT जैसा कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो ये सॉवरेन AI बोलेंगे, है ना। कि जैसे अब चैट जीपीटी का यूज करके कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो ये एप्लीकेशन AI है ना, तो यही मतलब है। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे समझ में आएगा। नेविगेटिंग कॉन्स्टेंट फॉर फॉल्स चॉइसेस इक्वल्स, तो AI फ्रंटियर है ना, फ्यू फर्म्स ग्रेटर AI कैपेबिलिटी, AI फ्रंटियर, है ना। यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक सॉल्यूशन डाइवर्स सेट ऑफ फर्म्स AI एप्लीकेशन, ये तो उसी का यूज करके, तो इस तरह से है, आप समझ जाओगे। बाकी क्लाइमेट एक्शन में बात करें, है ना, तो न्यूक्लियर मिशन 20,000 करोड़ के साथ 2025-26 में लॉन्च किया गया, 100 गीगावाट, अभी हमने ऊपर देख लिया था, ये वही चीज है। तो हाँ, ये वाली डेटा चेंज होता रहता है, तो हम एग्जाम के समय में देखेंगे। सो दिस वाज ऑल
फॉर योर इकोनॉमिक सर्वे। बजट वाला डॉक्यूमेंट हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो हम बजट को बहुत डिटेल में देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में जो कुछ कुछ बातें बात की हैं उन्हीं को देखना, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। थैंक